बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बताकर गए थे अपनी वफात से पहले 1948 में कोयटा में आपको बता के गए थे स्टाफ कॉलेज में कि आपने पॉलिसी नहीं बनानी, आपने बाज रहना है इस काम से। सिविलियंस ने पॉलिसी बनानी और आपने फॉलो करनी है। और आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है। और आज आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये अवाम का पैसा है जिससे हम लड़ रहे हैं। यही हम आपको कह रहे हैं कि अवाम का पैसा है। लेट पब्लिक एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं और कौम का जो लीडर है जिसको मैंडेट कौम ने दिया है उसको फैसला करने दें कि ये जंग उन्होंने कैसे लड़नी है। बातचीत से लड़नी है, बातचीत और लड़ाई से लड़नी है, या कोई और ऑप्शन भी इसके अंदर इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं जी। तीसरा झूठ उन्होंने केपीके के ऊपर इल्जाम लगाया कि कोई ऑपरेशन यहां नहीं होगा। और मतलब कि उन्होंने सुहेल अफरीदी का पैगाम सुनवाया कि कोई यहां पर ऑपरेशन नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं चाहता कि यहां पर ऑपरेशन हो। उस पर उन्होंने कहा कि फौज पीछे नहीं हटेगी, फौज वफाक का इदारा है। हम ये जो सहूलतकारी पीटीआई वाले करना चाह रहे हैं दहशतगर्दों की, हम इन्हें नहीं करने देंगे। ये पॉलिटिकल टेरर नेक्सस जो है ये फैल रहा है, हमने इसे कंट्रोल करना है। ये जो पॉलिटिकली उनको सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दों को, ये हम नहीं करने देंगे और हमने पीछे नहीं हटना। ये वफाकी फौज है, ये सूबाई हुकूमत के कहने से पीछे नहीं हटेगी। खुल के माशाल्लाह से वर्दी पहने हुए डीजीआईएसपीआर जो है वो खुलकर सुहेल अफरीदी के सामने आ खड़े हुए हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के सामने, केपी असेंबली के सामने आ खड़े हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने दूबदू जो है वो हमला करने का यहां पर फैसला किया। अच्छा, अब आगे जरा मामला एक और इंटरेस्टिंग हो गया। उन्होंने एक बयान सुनवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से कि माजी में भी मिलिट्री जनरल्स ने एएनपी को भी ऐसे ही गैर मकबूल किया था सूबे में ऑपरेशन शुरू करवा के। इस पर आईएसपीआर साहब बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं पीटीआई वाले, ये केपी को एएनपी को उकसा रहे हैं। एएनपी वालों ने सीने पे गोलियां खाई हैं, उन्होंने तो दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उन्होंने तो शहादतें ली हैं। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमने शहीद नहीं होना, हमने गोली नहीं खानी, हमने बुरा नहीं बनना। देखें ये कहते हैं एएनपी बुरी बने, हमने बुरा नहीं बनना। और फिर उन्होंने अगला सवाल किया जो मास्टर स्ट्रोक था उनका, अपने आप को तबाह करने का, अपनी पूरी लेगेसी को तबाह करने का और पूरी उम्र तक ये याद रखे जाने का कि सबसे बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस माशाल्लाह इन्हीं डीजी आईएसपीआर साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है। उन्होंने अगला वो जुमला कह डाला जो सारी ज़िंदगी उनको हॉन्ट करेगा, शायद उनका पीछा ना छोड़े वो जुमला। वो उन्होंने आगे ये कहा कि जो पीटीआई है इन पर कभी दहशतगर्दों ने हमला क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा मैं सवाल पूछता हूं, सब पर वो हमले करते हैं, इन पर दहशतगर्द हमले क्यों नहीं करते, इन पर हमला क्यों नहीं होता। इन मतलब कि उन्हें बड़ा अफसोस था, दुख था कि दहशतगर्द जो हैं वो इन पर हमला क्यों नहीं करते। अब अल्लाह खैर करे कहीं उनको कह के किसी पे हमला ही ना करवा दें, कोई इनका बीच में जानने वाला हो। जितनी इनको आज तकलीफ थी, जितनी उनको आज इस चीज़ का कर्ब था कि पीटीआई वालों पर हमला क्यों नहीं हुआ, आज बार बार कह रहे थे कि इन पर हमला क्यों नहीं करते वो। फिर आगे उन्होंने कहा, फिर बयानात चलाए, वो मस्जिद में कुत्ते बांधने वाला बयान जो था, और कहा कि ये देखें इनके पास कोई मंतक नहीं है, कोई दलील नहीं है, ये इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि आपके पास भी कोई मंतक और दलील होती तो आप इसका जवाब देते दलील से, आपने भी इसका जवाब नहीं दिया इस बात का। फिर कहा कि ये बार बार कहते हैं कि हमने काबुल से अपनी सिक्योरिटी जो है उसकी गारंटी लेनी है, तो क्या हम उनके पाँव में बैठ जाएं, क्या अपनी बच्चियों को स्कूलों में जाने से हटा दें, क्या किसी दहशतगर्द को वज़ीर आला लगा दें उनके कहने पर तालिबान के। और फिर दूसरी तरफ आ गए कि दहशतगर्दी के केसेस में केपी सबसे पीछे है। 621 पेंडिंग दहशतगर्दी के केसेस हैं पिछले 3 सालों में जिनके ऊपर फैसले नहीं हुए अदालतों में। अदालती निज़ाम नाकारा है और ये काम फौज का नहीं है, ये अदालती निज़ाम का है, सूबाई हुकूमत का है, ये सिविलियन हुकूमत का है। और बिकॉज अदालतों के अंदर सजाएं नहीं मिल रही इसलिए हमारे फौजी एहलकार और अफसरान मजीद शहीद हो रहे हैं। अच्छा, बात एक हिसाब से ठीक है कि सजाएं तो अदालतों ने देनी है, अदालतें सजा नहीं देनी। लेकिन मुझे याद आया कि आपका काम सिर्फ हाई कोर्ट लूटना है डीजी साहब। आपका काम जो जजेस आपकी बात ना माने उनके नाजुक अज़ा के साथ वजन बांध के करंट लगाना है या उनके माँ बाप को उठा लेना है। आपका काम सरफराज डोगर को 15वें नंबर से ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। आपका काम जजेस को ब्लैकमेल करके उन्हें रिजाइन करने पर मजबूर करना है सुप्रीम कोर्ट से लेके ऊपर तक। आपका काम जो है वो हाई कोर्ट्स के ऊपर मुकम्मल कब्जा करके सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म कर देना है तरामीम करवा के। ये सारे आपके काम हैं। अदालती निज़ाम पूरे को जकड़ लेना, पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन हो, पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन हो, सब कुछ को अपने हाथों में जकड़ लेना, ये आपका काम है। आपका काम आसिफ रेकी साहब को बलोचिस्तान से ला के इस्लामाबाद में उनके बेटे से नॉन कस्टम पेड गाड़ी से 2 बच्चियों को कत्ल करवा के फिर उन्हें मक्खन में से बाल की तरह बिल्कुल उनके बेटे को बाहर निकाल लेना, ये आपका काम है। बाकी सारा काम सिविलियन का है। ये अदालतों के तिये पांचे बकरे सब उधेड़ के रख देना, जजेस को छठी का दूध याद दिलवा देना, जिस जज ने बेचारे ने कोई अच्छा फैसला दे दिया उसका पूरा करियर तबाह कर देना, ये आपका काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे चलते हैं। फिर कहा कि नारकोटिक्स, गैर कानूनी असलहा
जो है इस पर भी सजाएं नहीं दी, ये भी फौज का काम नहीं है। हम सब ने, हाँ आगे बढ़ा, खूबसूरत जुमला, ये जुमला सोने में तोलने के बराबर है, लेकिन सोना एक तोला ही होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा उनकी बात में वजन होता नहीं। DGISPR साहब की आगे वो कहते हैं, हम सब ने एक होकर दहशतगर्दी से लड़ना है। माशाल्लाह, हमें तफरका नहीं होना चाहिए, हमने एक होकर दहशतगर्दी से लड़ना है। यहां तक घंटा डेढ़ घंटा बात कर चुके थे, PTI के ऊपर को 50 से ज्यादा हमले कर चुके थे, लेकिन अब मौसूफ फरमा रहे हैं कि हमने इकट्ठे होकर लड़ना है। माशाल्लाह, आगे चलिए। अब इन्होंने अपनी सारी लीडरशिप के बयान सुनवाए जो अपनी लगाई हुई है, और PTI को खैबर पख्तूनख्वा के गले डाल दिया कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हैं और ये मुल्की मफादात के खिलाफ हैं। मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा को अपना दुश्मन डायरेक्टली तकरीबन करार दे दिया। अब जरा सुनिए, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, बल्कि पूरे सूबे की जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने 12 नवंबर 2025 को सूबाई हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम एक ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बुलाए गए। ये ग्रैंड अमन जिरगा के अंदर मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी, JUI फे भी थी, कबायली मशरान भी थे, सारे थे। और उन्होंने यकजुबान होकर यह कहा कि 15 निकाती एजेंडे की उन्होंने मंजूरी दी और यकजुबान दो टोक अल्फाज में कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, कोई एक फर्द या इदारा जोरे बाजू से सूबे पर फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अब आपको समझ आई DG साहब, ये आपका झूठ नंबर 3 या 4 है जो आपने बोला। ये पूरी लीडरशिप जो है, पूरे लोग जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, तमाम जमातें। लेकिन आप यहां पर डंडी मार रहे थे, आप यहां बदयांती कर रहे थे और सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल रहे थे। आगे चलते हैं जी। फिर उन्होंने जाहिर है उसके ऊपर डाला मामला जो है वो कहा कि बलूचिस्तान में रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में खराब है क्योंकि बलूचिस्तान में इनकी अपनी हुकूमत है। अब आपके सामने कुछ लाइनें रख देते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 साल में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की तादाद करीब करीब वही है जो खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि कई महीनों में तो ये तादाद खैबर पख्तूनख्वा से कहीं ज्यादा है। अगर नो गो एरियाज को देखा जाए तो बलूचिस्तान में नो गो एरियाज का रकबा और मुतासरा अजला की तादाद खैबर पख्तूनख्वा से कई गुना ज्यादा है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा रजीम के दौर में पाकिस्तान दहशतगर्दी के शिकार ममालिक में दूसरे नंबर पर पहुंच गया और इन तमाम रिपोर्ट्स में बलूचिस्तान का जिक्र नुमाया है। बलूचिस्तान में हमलों की नोयत में फौज और FC के मराकज पर हमले हैं, फौजी काफिलों पर हमले, थानों और शहरी मराकज पर हमले, ज़िलाई दफ्तर बैंकों पर हमले, बच्चों के स्कूल्स की बसेस पर हमले। हाल ही में याद होगा आपको कि बुलेट प्रूफ बसें फौज ने खरीदी हैं बच्चों को वहां स्कूल लेकर जाने में। फिर आम मुसाफरों और ज़ायरीन पर हमले, ट्रेनों पर हमले, गैर बलोच यानी पंजाबी सिंधी कश्मीरी अफराद पर हमले, सिविल सरकारी अफसरान बशमूल बलोच सरकारी अफसरान के अगवा और कत्ल शामिल हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का तकरीबन 70-80% हिस्सा जो है, इलाका जो है वो नो गो एरिया बना हुआ है। रात के वक्त सफर पर पाबंदी है, बलूचिस्तान जाने वाली ट्रेनें महीनों बंद रहती हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया आप सबके सामने है जिनमें दर्जनों बल्कि सैकड़ों अफराद जो हैं वो कत्ल हुए। कोयटा कैंट से बाहर पूरे बलूचिस्तान में दहशतगर्द शहरों पर काबज है। पाकिस्तान से ईरान ज़ियारत के लिए ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी है, ज़ियारात के लिए ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी है, यानी अमली तौर पर 90% बलूचिस्तान दहशतगर्दों के कब्जे में है और रियासत की रेट खत्म हो चुकी है। CPEC मनसूबे और गवादर पोर्ट मुअत्तल हैं। मुकामी अरकाने इस असम्बली तक अपने आबाई इलाकों में नहीं जा सकते और कोयटा, इस्लामाबाद या कराची में रहते हैं। इन हालात में DG साहब की बलूचिस्तान के बारे में राय आपने सुनी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से वहां मामलात बहुत बेहतर है। बल्ले बल्ले DG साहब, कमाल करके। अच्छा जी, आगे आसमा शराजी साहबा ने सवाल किया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आसमा शराजी साहबा ने। मेरे ख्याल में, मेरी नाकस राय में सवाल पहले से तय था। मैं आगे बताता हूं आपको। वैसे वो गुस्सा करेंगी मेरी इस बात पे, वो कहेंगी ऐसे ही मैं कमीनगी कर रहा हूं, ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों तय था। आसमा शराजी साहबा ने पहले सवाल का हिस्सा तो बहुत अच्छा किया जिसपे उनकी सताइश है, लेकिन वो पहले होता है ना कि आप शहद डालते हैं फिर अगला चम्मच जहर का डालते हैं। तो अब अगर इस कप के अंदर पहले एक चम्मच आप शहद डाल दें किसी को और उसके बाद जहर डाल दें, तो क्या आप शहद की तारीफ करेंगे या जहर से बचेंगे? ये फैसला आप पे छोड़ता हूं। तो आसमा शराजी साहबा ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। उन्होंने पहला कहा कि ये जो 2021 आपने सारा सियासी क़यादत के ऊपर डाला है, ये आपने गलत किया है। उस वक्त फौजी क़यादत का आप नाम ही नहीं ले रहे, तो फैसले तो फौजी क़यादत के भी थे, आपने सब कुछ ही इमरान खान पर डाल दिया है। तो ये सवाल, इतना हिस्सा तो उनका अच्छा है। अब आगे है जो उन्होंने जहर डाला। जो उन्होंने जहर डाला वो ये था कि ये सारे जो मामलात हैं, ये जो दहशतगर्दी में इजाफा, ये तो वॉर क्राइम्स हैं। उन्होंने कहा कि ये जो वॉर क्राइम्स हैं इनका एहतसाब कब होगा? ये जो वॉर क्राइम्स हैं मतलब ये तो जंगी किस्म के जराइम हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रही हैं कि इमरान खान को आप फिर कोर्ट मार्शल कब कर रहे हैं? वॉर क्राइम्स है ना ये तो आप उनको सख्त से सख्त सज़ा कब दे रहे हैं? हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो DGISI जो फैज़ हमीद है उनको तो मिल चुकी सज़ा, लेकिन आसमा शराजी साहबा यहाँ मुतमईन नहीं है। तो ज़हर आलूद सवाल ये था कि ये वॉर क्राइम्स के ऊपर आप कार्रवाई कब कर रहे हैं, मतलब इमरान खान का कोर्ट मार्शल कब कर रहे हैं, उन्हें कोई खुदा न खास्ता सख्त तरीन सज़ा आप कब दे रहे हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा।
और फिर उन्होंने कहा कि केपी के यहाँ पर उन्होंने इंस्टिगेट किया फिर डीजी को कि वो ज़रा खुल के पीटीआई के ऊपर और हमला करें। उन्होंने कहा कि केपी के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। यहाँ पर आसमा शराजी साहबा ने बिल्कुल नहीं पूछा कि मुरीद के में क्या हुआ या बाकी जगहों पर जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, मिसिंग पर्सनस की वो बड़ी अलमबरदार बनती हैं, कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल ये पूछा कि केपी कहता है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो आप क्या करेंगे। अब उस पर डीजी ने कहा कि सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बयान देते रहें केपी वाले, ऑपरेशन तो देखें इस वक्त भी हो रहा है, क्या उनके बयान देने से ऑपरेशन होने बंद हो गए? ऑपरेशन होने बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो होते रहेंगे। डीजी ने कहा माशाल्लाह से। उन्होंने कहा कि ये वफाक का काम है, वो बयान देते रहें, हमने ऑपरेशन करना है और हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। बल्ले, जबरदस्त जनाब, जबरदस्त। वर्दी पहन के डीजी आईएसपीआर की वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता, बयान देता रहे चीफ मिनिस्टर या वहां की हुकूमत। बल्कि हमने आपको बताया कि जो नवंबर में जिरगा हुआ, पूरे सूबे ने कहा, यक जुबान पूरे सूबे ने कहा कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहिए। यहां पर डीजी आईएसपीआर अकेले खड़े होकर पोडियम से कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो हो रहा है और ऑपरेशन हम करते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, इन्होंने जो करना है ये कर लें। माजरत जरा गला खुश्क हो रहा था इसलिए आगे चलते हैं। आगे आसमा शराजी साहबा के सवाल के शुरू में मैंने कहा था कि ये एक सवाल जो था ये तयशुदा था पहले से। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि जैसे ही डीजी से ये सवाल पूछा आसमा शराजी साहबा ने, डीजी ने 7 से आइन की किताब उठाई और उसके अंदर पहले से उन्होंने ये इन्होंने शुक्र है वो थूक सामने नहीं लगाया उसको, लेकिन सफ़ा उन्होंने पहले से ही मरोड़ के, पंजाबी जान के बोल रहा हूँ डीजी साहब, पलट के नहीं बल्कि मरोड़ के रखा हुआ था और वो किताब वहीं से खुली आइन की। वही वाला आर्टिकल खुला जिससे रिलेटेड सवाल आसमा शराजी साहबा का था। ऐसे ठक करके वो सवाल खुला, जैसे टच बटन नहीं खुलते ऐसे वो सवाल खुला और डीजी साहब ने फर जी, वही मेरे प्यारे डीजी साहब जिन्हें 58 नहीं कहना आता, वो 58 कहते हैं। तो हमारे 58 नंबरी डीजी साहब फर अंग्रेजी में वो आइन पढ़ना शुरू हो गए और वही वाला हिस्सा खुला जो आसमा शराजी साहबा ने सवाल किया था। तो यहाँ से समझ ही आई कि ये सवाल पहले से तय था, किताब में निशानी लगाई हुई थी। जैसे ही आसमा शराजी साहबा ने सवाल पूछना था तो किताब खुलनी थी और जवाब वहाँ से देना था। खैर, उन्होंने फिर आइन पढ़ के सुनाया कि आइन की किस शिक और किसके तहत सूबाई हुकूमत हमें नहीं रोक सकती, जो कि उन्होंने एक और झूठ बोला। सूबाई हुकूमत 245 के तहत वहाँ फ़ौज को कॉल करती है, अगर सूबाई हुकूमत उसे वापस ले ले तो आप उस वहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक और झूठ उन्होंने वहाँ बोला। फिर वो इमरान खान साहब के बारे में दोबारा से आज बदतमीजी करना शुरू हो गए। वो जो एक शख्स डिक्टेटर की तरह पार्टी चलाता था वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि इमरान खान खुद बता चुके हैं कि डीजी साहब आप जब पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब भी मुल्क का नाम रोशन कर रहा था, ये अपने मुंह से बता चुके हैं। डीजी साहब, अब जैसे अब डीजी साहब कह रहे हैं, डीजी साहब मेरे मुंह से निकल रहा है, आप कह के बात कर रहे हैं। मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा डीजी कह रहा था, डीजी झूठ बोल रहा था, थे। तो इसमें डीजी साहब मैं अपने इमेज को बेहतर रखने के लिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके लिए बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो लोगों को मैं बुरा लगूंगा, आप नहीं लगेंगे। ऐसे ही आप ये समझिए, अब ज़ाती हैसियत में तो जिस तरह की मर्जी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जैसी मर्जी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो भी, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म पहन के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जिसके पास अभी भी 2/3 मेजॉरिटी है, कौम का लीडर है, उनके बारे में ऐसे आप बाजारी किस्म के तरीके से बात करते हैं, एक आमियाना तरीके से बात करते हैं, इंतहाई बदतमीज़ लग़्व बात करते हैं, तो बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल डेवलप हो जाती है। तो मेरी आपसे 10 बदस गुजारिश है कि अदब का दामन हाथ में रखा करें, क्योंकि अदब देने से अदब वापस मिलता है। बाकी आपकी ऐन नवाजिश होगी, हम तो फिर भी आपको अदब दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन आपको ख्याल करना चाहिए। खैर, वो इमरान खान साहब के बारे में गुस्ताखी करना शुरू की उन्होंने कि वो जो एक शख्स डिक्टेटर की तरह पार्टी चलाता था, एक चीज़ के पीछे पड़ जाता था और फिर वही करता रहता था। वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था, इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप बना डाला। अब यहाँ पता लगा कि डीजी साहब वो सस्ते किस्म के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं, जहाँ पर लोग कुछ भी एआई से बना के भेज देते हैं, डीजी पढ़ते हैं और अगले दिन खड़का देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। डीजी साहब, ये आपने एक और बड़ा झूठ बोला 58 और 58 की तरह से। तो डीजी साहब, ये आपका 58वां झूठ था माशाल्लाह से कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप। ये मेरा ख्याल शहरियार अफरीदी और वाडा साहब ने अलग अलग ये टेलीविज़न के ऊपर कह रखा है, उनकी ये ज़ाती राय है और लोगों की ज़ाती राय होती है। आप उनसे पूछ लें कि उनको अभी भी लगता है कि नहीं लगता, लेकिन इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा, ये आपने आज झूठ बोला, गलत बयानी की, ये ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि तब भी खप था, आज भी सुहेल अफरीदी की तरफ इशारा करके कि आज भी वही खपत है कि हमने बात करनी है, हमने मामला बातचीत से हटाने हैं, सूबे को आग में झोंक दिया है। आज भी आपको तालिबान की मोहब्बत जो है वो आपको याद आ रही है। जब डीजी साहब तमस्खर उड़ा रहे थे इमरान खान का, उनके ट्वीट्स दिखाकर बदतमीज़ी कर रहे थे, उनके लिए आमियाना जुमले बोल रहे थे, तब आसमा शराजी साहबा के माजरत इस लफ्ज़ पर दांत निकल रहे थे।
आसमा साहबा, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए था। मुझे समझ है आप इमरान खान से शदीद नफरत करती हैं और आप बाद में आप औरत कार्ड भी निकाल लेती हैं, दूसरों को मिसोजिनिस्ट भी बड़ी जल्दी आप कहती हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप नवाज शरीफ साहब की सहाफ़ती मुंह बोली बेटी हैं, लेकिन इतनी नफरत खुल के, इतना जहर खुल के कि जब वो इमरान खान के बारे में इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आपकी हंसियां निकल रही हैं। चलें, अच्छा हुआ, ये भी हो गया। आगे चलते हैं जी। फिर उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछा कि अगर आर्टिकल 245 वापस ले लिया तो केपी में ऑपरेशन होगा, तो उसके जवाब में ये फिर सवाल आया एक दफ़ा। उन्होंने कहा कि ये तो माहरीन ही जवाब दे सकते हैं, कानूनी माहरीन जो हैं वही जवाब दे सकते हैं। और फिर जल्दी से खुद ही कानूनी माहिर बने। फिर किताब के अंदर निशान लगा हुआ था और फिर वो खोली तो वहीं से किताब खुली और फिर आइन का आर्टिकल 245 पढ़ के सुनाया, जिसकी फिर झूठी सच्ची इंटरप्रिटेशन की और आगे निकल गए। और फिर कहा कि फिर हम बता चुके आपको 58 और 58 वाली बात। तो फिर उनसे सवाल पूछा एक सहाफ़ी ने कि क्या गवर्नर राज तो नहीं लगेगा केपी में, उसके बारे में तो नहीं सोचा जा रहा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात सियासी लोग फौजियों से ज़्यादा बेहतर डील करते हैं, वो इक्विप्ड होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सियासी लोग जो है वो ही इन तमाम मामलात को डील करें, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। अल्लाह आपका भला करे डीजी साहब, अगर करना है अल्लाह ने तो। मैं दुआ नहीं दे रहा, बद्दुआ नहीं दे रहा। आपके जो भी अमाल हैं, अगर अमाल भले वाले हैं तो अल्लाह भला करे, और अगर अमाल बेड़ा गर्क करने वाले हैं तो फिर अल्लाह मियाँ बेड़ा गर्क करे। तो मैं तो अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, जैसे भी आपके अमाल हैं उसके हिसाब से। लेकिन आपने अपने मुँह से कह दिया कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसको बेहतर डील कर सकते हैं। हूँ समझ आई तो जब हम आपके सामने ये अर्ज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो बातचीत है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये भी सियासतदानों को ही बनाने दें, ये उनकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी नहीं। लेकिन तब आप नहीं मानते, फिर आप मान भी लेते हैं। अच्छा जी, फिर हमारी वो माशाल्लाह क्या नाम उनका है, गरीदा फारूकी साहबा आई। उन्होंने आज लाल रंग की ऐनक पहनी हुई थी। अच्छा, ऐनक भी ऐसी थी, जब हम बचपन में गाँव में ईद मनाते थे तो एक तो बाजा लेते होते थे हम, और एक हम ऐनक लेते थे। उस ऐनक के जो शीशे होते थे वो हरे रंग के होते थे या नीले रंग के होते थे। जब हम पहनते थे हमें दुनिया हरी लगती थी या नीली लगती थी। तो वो ऐसे बड़े बड़े वो ऐनक होती थी कि ऐसे ही लगता था कि जैसे बेडफोर्ड ट्रक जो है वो आ रहा है, मीन पूरा मुंह से भर जाता था। आज वो वाली ऐनक लगाई हुई थी गरीदा फारूकी साहबा ने, पूरी लाल रंग की जो है वो उन्होंने जो है वो ऐनक लगाई हुई थी माशाल्लाह से। और फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में बड़ी फसवीं किस्म की, मतलब मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, गूढ़ी किस्म की अंग्रेज़ी में अपनी तरफ से सवाल पूछे। मेरी तरह अंग्रेज़ी वो पंजाबी में ही बोलती हैं, तो बस उन्होंने मुंह में लफ्ज़ घुमा घुमा कर अंग्रेज़ी बोलकर उन्हें लगा कि वो कोई बड़ी कॉकेशियन लगेंगी उससे। लेकिन चलें, वो उनका काम है। उन्होंने अंग्रेज़ी में सवाल पूछा। सवाल उन्होंने बार बार जो है वो जो पूछा, उससे जो जवाब आया उससे मैं वाह वाह कर सकता हूँ। सवाल उनका बलूचिस्तान के बारे में था। अब ज़रा जवाब सुनिएगा। सवाल ये था कि बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हो रही और ये सारी बातें। तो उसका डीजी साहब का जवाब क्या था वो सुनिए। डीजी साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान में हमने इलाके बहुत दफ़ा क्लियर किए ऑपरेशन करके, लेकिन फिर वहाँ दहशतगर्द आ जाते हैं। हम इलाके क्लियर करते हैं, हम इलाका हैंड ओवर करते हैं और फिर वहाँ दहशतगर्द आ जाते हैं। हम इलाका क्लियर करते हैं, फिर वहाँ दहशतगर्द आ जाते हैं। अल्लाह आपका भला करे। अगर आप मेरे स्टूडेंट होते, मैं आपको सिर्फ 58 और 58 का फ़र्क ही ना बताता, ये फ़र्क भी बताता कि ये भी इमरान खान आपको यही बात बार बार बताते हैं कि फ़ौजी हल इसका नहीं होता। एग्जैक्टली यही होता है जो अब आपने बताया। यू फाइनली गॉट इट डीजी साहब। लेकिन मसला ये कि आप उसके बाद फिर भूल जाते हैं, सबक बड़ा भूलते हैं आप। अब आपने अपने मुंह से मान लिया कि आप ऑपरेशन करते हैं, इलाका क्लियर करते हैं, फिर दहशतगर्द वापस आ जाते हैं। तो यही तो इमरान खान कहता है कि सियासी हल इसका निकालना पड़ना है फॉर लॉन्ग टर्म। आगे चलते हैं। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई से आप बातचीत करेंगे, वो बातचीत करना चाहते हैं। तो उसके जवाब में कहा कि हाँ, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं बातचीत करने से। सियासी जमातों ने बात करनी, फौज सिर्फ इलेक्शन लूटेगी 8 फरवरी का, वो इंतखाबी निशान लूटेगी, इमरान खान पर 200 पर्चे बनाएगी। जब मैं फ़ौज कहता हूँ तो यहाँ ऊपर के टॉप जनरल्स की बात हो रही, बाकी फ़ौज का इसमें क्या लेना देना बेचारी का। तो हम बातचीत नहीं करते, हम सिर्फ बाकी जनाब जो तुन के रखने वाली पॉलिसी हमारी है, बातचीत जो है वो सियासतदानों ने करनी। फिर एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी है, मुझे बड़े ही पसंद है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मेरे शहर के भी हैं। उन्होंने आज बड़ा ही एक मैं यही कहूँगा कि वो मुझे पता वो फरमाइशी सवाल करने वाला बंदा नहीं है, लेकिन जो सवाल किया वो फरमाइशी लग रहा था। हालांकि वो बंदा नहीं ऐसा, डिसेंट आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन ज़ाया ही किया। चुप ही रहते तो भाई जी, चुप रहते थे इज्जत ज़्यादा बढ़नी सी। बहरहाल उन्होंने बड़ा ही उल्टा सवाल किया। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे सिफारिशी सवाल है, लेकिन वो था नहीं। मैं उनकी क्योंकि पर्सनैलिटी को जानता हूँ, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। उन्होंने सवाल किया कि ये सोशल मीडिया को आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे। तो उस पर डीजी ने फिर अपने आंसू बहाए कि ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े ट्विटर और यूट्यूब, ये हमारे दफ्तर ही नहीं खोलते, हमारी बात ही नहीं मानते उस तरीके से। लेकिन हम यहाँ टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, यहाँ PTA कर रहा है, NCCIA कर रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम इन्हें रोकेंगे, वो करेंगे। लेकिन वो उनके दुखती रग के ऊपर उन्होंने हाथ रखा। लेकिन सवाल से ऐसे लग रहा था जैसे हमारा बहुत ही वो प्यारा भाई जो है वो चाह रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लग जाए। तो सवाल अच्छा नहीं था, मैं सिर्फ यही कहूँगा आइंदा आप। अच्छा, एक और मोहतरमा थी कोई,
उनको भी सिफारशी सवाल आया हुआ था, लेकिन एक आध तो मेरा ख्याल उन्होंने, पता नहीं आप वो उन्होंने भी ऐसे ही सवालात किए। अच्छा, फिर आगे एक और मोहतरमा थी, इन सारी बातों के बाद, सिफारशी सवालों के बाद एक और मोहतरमा थी, उन्होंने एक ठा करके सीधा ही सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि ये जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है, इसमें फौज को कोई लीवरेज मिली, दूसरे लफ्जों में कि माल पानी कोई चीज़ है। ये जब फौज कहते हैं तो ऊपर जनरल्स की बात हो रही है, मैं जब भी फौज की बात करता हूँ ये आपने याद रखना। तो उन्होंने फिर डीजी साहब तड़प उठे इस पे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें लिवरेज फौज को नहीं, कुछ भी मिलती है, हुकूमत को मिलती है। तो सीधा ही उन्होंने पूछ लिया कि माल पानी आपको कोई मिला इसमें कि नहीं। अच्छा, आगे सुमेरा साहब है, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, अच्छा काम करती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करती हैं, सिंगल मदर हैं और बड़ी दिलेर हैं, बड़ी माशाल्लाह वो ये मैं कह सकता हूं कि बड़ी कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन आज उनको भी सवाल आया हुआ था। अब सवाल उनका फरमाइशी होगा नहीं शायद, क्योंकि वो अच्छी जर्नलिस्ट है, लेकिन लग ऐसा ही रहा था कि उनको किसी ने कहा है कि ये आपने ज़रूर पूछना। वो हट के ये सवाल पूछ रही थी बेचारी, हट के ये सवाल पूछ रही थी कि ये लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी का क्या करना है, लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी जो है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी का क्या करना है। और वो मेरे ख्याल डीजी साहब भी चाहते थे कि ये सवाल पूछा जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक लैंड और पोर्ट अथॉरिटी किसी एक शख्सियत के अंडर नहीं दी जाएगी, किसी एक ओहदेदार के अंदर, किसी एक अथॉरिटी के अंडर, तो वहां पर जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर नहीं होगी। यहां शायर ये कहना चाहता है कि अब जो नेवी वगैरह के पास ये पोर्ट्स वगैरह हैं, या शेख जरा इधर वेख, वो भी हमें चाहिए, वो भी आप डीजी साहब के महकमे को चाहिए। लैंड और पे तो है ही है, पोर्ट और शिपिंग वगैरह के ऊपर भी डीजी साहब मुकम्मल अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो ये सवाल भी मतलब जरूरी नहीं कि उनको किसी ने कहा हो पूछें, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि ये सवाल भी किसी ने कहा था कि जरूर पूछना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है, इसमें बड़ी बरकत है, और ले आओ तुमने जो करना है, गौर से सुनना आपने, पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है, इसमें बड़ी बरकत है। ले आओ तुमने जो करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है। अब अगला जुमला सुने जरा, मजा ना आए तो पैसे वापस। अगला जुमला यह है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये मैं नहीं कह रहा, ये डीजी ने कहा है, एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर के डीजी हैं, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी फौज की ये डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज हैं, जो पब्लिक रिलेशंस के, और ये कह रहे हैं कि मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये या तो इन्होंने ये सस्ती जुगत अपने ड्राइवर से सीखी है या किसी और से। मतलब ये वैसी है जैसे बड़े जनरल साहब ने, अपने फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि इंडिया शाइनिंग मर्सिडीज और हम कचरे का ट्रक है, याद है ना आपको? ये उसी तरह का सस्ता जुमला था। बहरहाल डीजी साहब ने बोला, उनकी मर्जी। लुबे लबाब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो थे, एक तो ज़रा थोड़ा सा आसिम मुनीर साहब को पॉलिश वॉलिश मारनी थी थोड़ी सी, वो हमने की है सबने ऐसा कौम मिलके, मतलब जो भी लोग इसमें जिनका हिस्सा था उन्होंने। और दूसरा लुबे लबाब इसका ये था कि जंग पूरी कौम की है, ये आपने मेरा जुमला सुनना आखिर पर, जंग पूरी कौम की है, अलबत्ता इक़्तिदार, ताकत और रियासती वसाइल सिर्फ डीजी साहब के और उनके साथियों के हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।